नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। संसद से विपक्षी सांसदों के सस्पेंशन का सिलसिला आज भी जारी रहा। आज फिर लोकसभा के 49 और सांसद सस्पेंड किए गए, तो इस सत्र में अब तक 141 सांसद निलंबित हो चुके हैं। तो अब लोकसभा के 95 और राज्यसभा के 46 सांसद सस्पेंड हुए। विपक्ष लगातार संसद की सुरक्षा में सेंध की चूक पर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। तो सरकार का कहना है कि लोकसभा के अध्यक्ष ने जांच के आदेश दिए हुए हैं और इस रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। Sir, I beg to move the following: that this House, having taken a serious note of the misconduct of Shri V. Vethlingam, Shri Gurjit Singh Ojala, Shrimati Supriya Sule, Shri S.S. Ulaka, Shri Adur Prakash, Dr. Abdul Samad Samdani, Shri Manish Tiwari, Shashi Tharoor, Shri Mohammad Sadiq, Shri M.K. Vishnu Prasad, Shri P.P. Mohammad Faisal, Shri Chandrasekhar Prasad, Shri Alok Kumar Suman, Shri Dileshwar Kamath MPs in utter disregard to the House and authority of the chair, including by display of placards and entering into the well of the House, and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the service of the House for the remainder of the session under Rule 3742. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। और आइए सुनते हैं क्या कहना रहा सस्पेंशन पर मल्लिकार्जुन खड़गे का। तो ये जो उनकी मंशा है कि डेमोक्रेसी को खत्म करना, अगर नहीं गए तो क्या होने वाला को कौन पूछने वाला है। और यहां तक कि 151 लोगों को सस्पेंड करके बाहर जो निकाले, ये पहला इंसिडेंट है कि देश में इतने लोगों को आज तक किसी ने सस्पेंड नहीं किया था। ये सरकार ने प्रोत्साहन देकर सस्पेंड करने के लिए लगाए। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में 28 दलों के नेता शामिल हुए और खास ये रहा कि अचानक खबर आई कि सूत्रों के हवाले से बैठक में ममता बनर्जी ने गठबंधन के प्रधानमंत्री और संयोजक के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का प्रस्ताव किया है। समर्थन करने वालों में अरविंद केजरीवाल भी थे और ये भी कि 28 में से 12 दलों ने ममता के प्रस्ताव का समर्थन किया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि जीत के बाद ही सब साफ होगा। ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर साझा सहमति नहीं बनी है और बैठक में तय हुआ कि गठबंधन के सभी दल देश भर में साझा रैलियां करेंगे। 22 दिसंबर को सांसदों के निलंबन के खिलाफ अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन करना भी तय हुआ है। सीट शेयरिंग की भी बात होगी। आइए सुनते क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी प्रशांत के पास। प्रशांत, तो इस पूरे जो बैठक हुई है इस पर अब क्या शाम तक क्या और अहम बातें मानी जाए जो निकल कर आई? देखिए, पहली बात तो आपने जो बताई, सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव किया है ममता बनर्जी ने, जो काफ़ी चौंकाने वाला था क्योंकि कल ही ममता बनर्जी ने कहा था कि चेहरे पर फैसला चुनाव बाद होगा। पार्टियां जब चुनाव के बाद आएंगी तो उनके सांसद तय करेंगे। उससे यूटर्न एक तरह से ले लिया ममता बनर्जी ने और उनके नाम का प्रस्ताव कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने भी उनका समर्थन किया और भी कुछ पार्टियों ने किया। लेकिन बिल्कुल आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही
और इस पर अभी अब कोई फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि आज के एजेंडे में ये जो मुद्दा है वो था भी नहीं। लेकिन ज़्यादा बड़ा मसला सीट शेयरिंग को लेकर सामने आया कि कई पार्टियों ने बैठक में साफ साफ कहा कि 31 दिसंबर 2023 इस साल के अंत तक सीट बंटवारे का जो काम है वो ख़त्म कर लिया जाए, वो उस पर काम पूरा कर लिया जाए, ताकि उसके बाद चुनाव के तैयारियों में सभी पार्टियां लग सके। तो ये ज़्यादा चुनौती बड़ी है इंडिया गठबंधन के सामने। आज 19 तारीख है, करीब 10 से 11 दिन बचे हैं इस महीने में, और उनको 31 दिसंबर 2023 तक का एक तरह से डेडलाइन दिया गया है। तो अब देखना होगा कि अगले 11-12 दिनों में किस तरह से सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन के भीतर बात बढ़ती है, क्योंकि ये एक बहुत ही पेचीदा मामला है, खासकर पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, केरल ऐसे राज्यों में जहां पर इंडिया गठबंधन की पार्टियां ही आपस में चुनाव लड़ती आई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत, आप बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो सीट शेयरिंग कैसी होगी 31 दिसंबर से पहले, इस पर मुहर लगनी है कहा यह जा रहा है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। सांसदों के सस्पेंशन के बीच सरकार द्वारा महत्वपूर्ण बिलों पर काम आज होता रहा। आज अप्रोप्रिएशन बिल और क्रिमिनल लॉ बिल भी पेश किए गए। विपक्षी सांसदों की गैर मौजूदगी में भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, साक्ष्य अधिनियम बिल पेश किए गए हैं। विपक्षी दल सिर्फ 1/3 बचे हैं और ऐसे में महत्वपूर्ण बिलों की चर्चा में वे मौजूद नहीं थे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपराधों के संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंध या उससे आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए, और दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए, और निष्पक्ष विचारणा के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में आज प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे। बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लगता है कि विपक्ष ने अपने ही स्थान यानी विपक्ष में ही रहने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दल एक तरह से संसद में सेंधमारी करने वालों के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। ये सेंधमारी की तरह ही खतरनाक है। लोकसभा में जो घटना घटी और विपक्ष से सांसदों का जो व्यवहार रहा, ऐसे लगता है कि परोक्ष रूप से जिन लोगों ने सुरक्षा में सेंध मारी उन्हें उनका समर्थन है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और बात अब कोविड की करते हैं। इस महीने देश भर में 5 ऐसी मौतें हुई हैं जिसके पीछे कोविड का संदेह जताया जा रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो जिस दिन केंद्र सरकार ने निगरानी बढ़ाने की बात कही है, उसी दिन राज्य में 13 नए मामले सामने आए हैं। हालात ये हैं कि महाराष्ट्र में जनवरी से लेकर अब तक कोरोना के कुल 134 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खतरे के बीच मुंबई में कई मरीज मिले हैं। केरल में कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया और इस बीच कई महीनों के बाद महाराष्ट्र में डबल डिजिट में कोरोना मरीज मिलने से चिंता बढ़ गई। महाराष्ट्र में 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 13 मामले सामने आए हैं। ये सभी मरीज आर्थिक राजधानी मुंबई शहर से हैं। महाराष्ट्र में कोविड के फिलहाल 24 एक्टिव मामले हैं, जिनमें से 19 मुंबई से हैं। हालांकि सभी संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं और किसी को भी अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ी है। साप्ताहिक आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 22 से 27 नवंबर के बीच 8 मामले थे, जो 28 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच बढ़कर 14 हो गए, जबकि 5 से 11 दिसंबर के बीच कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 22 हो गई और बीते हफ्ते 22 से 18 दिसंबर तक में बढ़कर 25 तक पहुँच गयी। जनवरी से अब तक महाराष्ट्र में कोरोना की चपेट में आने से 134 लोगों की जान गई है। मुंबई कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर गौतम भंसाली कहते हैं कि एक बार फिर से कोरोना की पुरानी तैयारी की समीक्षा हो रही है। डबल डिजिट में केस आया काफ़ी लंबे टाइम के बाद में, सो उसके लिए एक तरह से एडवाइजरी सब लोगों को बताया गया है कि थोड़ा
थोड़ा सावधानी रखना है। नंबर जो भी पेशेंट, किसी को भी अगर सर्दी जुकाम बुखार कफ कोल्ड फीवर ऐसा कुछ होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, किस टाइप का ये जो वेरिएंट है वो कितना घातक हो सकता है। अभी कहना मुश्किल है, मुझे लगता है ये बहुत ही माइल्ड रहने वाला है, ऐसा मेरा पर्सनल अनुमान है। बट एक तरह से सबको हिदायत दी गई है कि जो भी पेशेंट इस तरह के इन्फेक्शन के आते हैं, वायरल के आते हैं, कफ के आते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना, सो दैट वी शुड नॉट मिस कि कोविड का कोई केस हमसे मिस हो गया है। बदलते मौसम और खराब हवा के बीच वायरल और सांस की दिक्कत वाले मरीजों की संख्या मुंबई महाराष्ट्र में बीते कुछ समय से काफी बढ़ी है। इन्फ्लुएंजा, निमोनिया जैसी तकलीफों से जूझते स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट पर तो हैं, पर थोड़े चिंतित भी। वायरल है, निमोनिया का इन्फेक्शन हो, चाहे ये वाला कोविड का इन्फेक्शन हो, चाहे कोई और चीज़ हो, चाहे डेंगू वगैरह हो, चाहे H1N1 हो, सब में सिम्टम्स ऑलमोस्ट एक जैसे रहते हैं। कफ, कोल्ड, फीवर, गला खराब रहना, लंबे टाइम तक खांसी रहना, कई बार हाई ग्रेड बुखार रहना, कई बार नोसिया फील होना, इस टाइप के सिम्टम रहते हैं। तो थोड़ा सा डेफिनेटली कन्फ्यूजिंग सिम्टम जरूर है, बट इसीलिए हमने थोड़ा सा ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हुए एक थोड़ा एडवाइजरी किया है कि जिनको भी गला खराब या खांसी होती है उनका कोविड का भी टेस्ट करें, सो दैट हमें पता रहे कि केसेस कहीं बढ़ तो नहीं रहे। लोगों में अब कोरोना वायरस का ज्यादा डर रहा भी नहीं, इसीलिए एक बार फिर से टेस्टिंग बढ़ाने और वैक्सीन बूस्टर डोज लेने पर जोर रहेगा। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। तमिलनाडु के कई जिलों में बारिश का कहर जारी है। 4 जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। बारिश और बाढ़ के हालात में 3 लोगों की मौत हुई है। सेना और एयरफोर्स की टीमें लगातार बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। आज 300 रेल यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, हालांकि 200 अब भी श्री वैकुंठम स्टेशन में फंसे हुए हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के शिमला में रामपुर हेलीपैड के पास जंगल में भयानक आग लगी है। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये जंगल में आग लगी, आग पूरे जंगल सहित आबादी वाले क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। ऐसे में गांव के लोगों को खतरा है। स्थानीय लोगों का वन विभाग पर आरोप है कि विभाग आग पर काबू पाने के लिए कोशिश नहीं कर रहा। वन विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि वो आग के कारणों का पता लगाने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं के बीच समुद्री क्षेत्र में कारोबारी जहाज पर खतरे और गाजा युद्ध को लेकर बात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध से प्रभावित लोगों तक मानवीय सहायता का मसला उठाया। साथ ही युद्ध प्रभावित क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली को लेकर भारत का पक्ष रखा है। तो इजरायल हमास युद्ध का असर अब अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर भी पड़ता दिख रहा है। हुती विद्रोहियों ने हमास के समर्थन में इजरायल जा रहे मालवाहक जहाज़ों पर हमले की चेतावनी दी है, लेकिन ये हमले तमाम जहाज़ों पर हो रहे हैं। अब ब्रिटिश तेल कंपनी BP ने कहा है कि वो अपने जहाज़ इस रास्ते पर नहीं भेजेगी। ये सिलसिला जारी रहा तो दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। ये तस्वीर 19 नवंबर की है, जब हुती विद्रोहियों ने इजरायल से जुड़े होने के शक में मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर को लाल सागर में अगवा कर लिया। इजरायल हमास युद्ध में हमास के समर्थन का ऐलान कर इन्होंने कहा है कि वो ऐसा करते रहेंगे, लेकिन जिन जहाजों का इजरायल से कोई लेना देना नहीं, वो भी निशाना बन रहे हैं। 12 दिसंबर को नॉर्वे की कंपनी के टैंकर स्ट्रिंडा पर मिसाइल से हमला किया गया। ये इजरायल नहीं, इटली जा रहा था। 15 दिसंबर को डेनमार्क की कंपनी AP मॉलर मर्स्क के टैंकर पर हमला हुआ। 16 दिसंबर को जर्मनी की कंपनी हेपिग लॉयड के कंटेनर जहाज पर हमला हुआ। 18 दिसंबर को लाल सागर में ही केमन आइलैंड्स के केमिकल टैंकर स्वान अटलांटिक पर हमला हुआ। इसका असर क्या हो रहा है? उत्पादक BP ने इस रास्ते जहाज भेजने पर रोक लगा दी और दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों में से एक एवरग्रीन शिपिंग ने भी इस रास्ते जाना बंद कर दिया। जहाजों को दक्षिण अफ्रीका की तरफ से लंबा रास्ता लेकर जाना पड़ेगा, जिसमें 10 दिन ज्यादा लगेंगे और करोड़ों का खर्च बढ़ेगा। अगर BP के रास्ते पर बाकी तेल कंपनियां चली तो तेल के दाम बढ़ेंगे। सोमवार को तेल के दाम बढ़े थे।
ब्रेंट 2.6% बढ़कर करीब $79 प्रति बैरल हो गया था। अब अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए अपने सहयोगी देशों के साथ ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन का ऐलान किया है। इसमें यूके, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, सेशल्स और स्पेन जुड़े हैं। कुछ गश्त करेंगे, कुछ खुफिया जानकारी देंगे, कुछ और देश भी गोपनीय तरीके से इसमें शामिल हैं। सबको अंदेशा है कि तेल चढ़ा तो अर्थव्यवस्थाएं लुढ़कने लगेंगी। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात आईपीएल की। दुबई में आज 332 खिलाड़ियों पर बोली लगी। अब तक आपको बता दें, मिशेल स्टार्क को सबसे ज्यादा 24.75 करोड़ रुपए में कोलकाता ने खरीदा है। मिशेल स्टार्क इस आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को 20 करोड़ 50 लाख में हैदराबाद ने खरीदा है। भारत के खिलाड़ियों में अब तक हर्षल पटेल को सबसे ज़्यादा 11 करोड़ 75 लाख में पंजाब ने खरीदा है और उसके बाद ही कई बड़े नाम ऐसे हैं जो अनसोल्ड रह गए हैं। इनमें रायली रूसो, स्टीव स्मिथ, जॉस इंग्लिश, लॉकी फर्ग्यूसन और जॉश हेजलवुड जैसे नाम शामिल हैं।